एनकाउंटर में मारे गए अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम का शुक्रवार को भी अंतिम संस्कार नहीं हो सका। पोस्टमार्टम के बाद दोनों के शवों को झांसी से प्रयागराज पहुंचाया गया। देर रात तक दोनों के शव प्रयागराज पहुंचे, जहां आज उन्हें इनके परिवारों को सौंप दिया जाएगा और इसके बाद उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। वहीं एनकाउंटर में मारे गए शूटर गुलाम की मां और भाई ने उसका शव लेने से इनकार कर दिया है। गुलाम की मां का कहना है कि गुलाम की पत्नी ही उसका शव ले सकती है। आज अतीक के बेटे असद को दफनाया जाएगा। इसी को लेकर झांसी से रात करीब 2 बजे यूपी पुलिस असद और गुलाम के शव को लेकर निकली और ऐसा माना जा रहा है कि असद का शव प्रयागराज करीब 9 से 10 बजे के बीच पहुंचेगा। आपको बता दें कि झांसी और प्रयागराज के बीच 417 किलोमीटर की दूरी है, जो एक अनुमान के मुताबिक लगभग 7 घंटे 31 मिनट में पूरी होगी। पुलिस के काफिले में कुल 4 गाड़ियां हैं, जिनमें 20 लोग समेत 2 इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर, 4 हेड कांस्टेबल, 12 कांस्टेबल शामिल हैं। दोनों के शव अलग अलग एम्बुलेंस में रखे गए हैं। खबर है कि अतीक ने कोर्ट में असद के जनाजे में शामिल होने की अर्जी दी है। सूत्रों की माने तो अतीक की ओर से अर्जी दी गई है। शुक्रवार को अवकाश घोषित हो गया था। अवकाशकालीन पीठ को इस संबंध में सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं था, इसलिए क्षेत्राधिकार प्राप्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के समक्ष इस संबंध में अर्जी पर सुनवाई की जाएगी। वहीं असद के जनाजे में शामिल होने से पहले पुलिस शाइस्ता की गिरफ्तारी को लेकर मुस्लिम बाहुल इलाकों में छापेमारी कर रही है। प्रयागराज में अतीक और अशरफ से पुलिस और एसटीएफ ने करीब 20 घंटे से ज्यादा की पूछताछ की। पाकिस्तान और अंडरवर्ल्ड कनेक्शन को लेकर एसटीएफ ने दोनों भाइयों से पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक अतीक और असद को कौशाम्बी या फतेहपुर ले जाया जा सकता है। वहीं शुक्रवार को अतीक और अशरफ का मेडिकल परीक्षण भी हुआ। दोनों का प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में ही मेडिकल परीक्षण हुआ। बता दें कि उमेश पर हत्याकांड में अतीक और अशरफ को लेकर रिमांड कॉपी से कई खुलासे हुए थे। रिमांड कॉपी के मुताबिक अतीक अहमद के संबंध ISI और आतंकी संगठन लश्कर से भी थे। अतीक अहमद और उसके गुर्गों के द्वारा बनाई गई अवैध बेनामी संपत्तियों को ईडी ने सीज कर दिया है। अतीक अहमद के 15 ठिकानों पर की गई छापेमारी में अतीक के अकाउंटेंट, रिश्तेदार, साथी और उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन की कई संपत्तियों को जब्त किया गया है। ईडी की छापेमारी में करीब 85 लाख रुपए कैश, 60 लाख की गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी और करीब 3.25 करोड़ की संपत्ति के कागजात जब्त किए गए हैं। बता दें कि ईडी की छापेमारी में अतीक अहमद की 100 बेनामी संपत्तियों को जब्त किया गया है। उत्तर प्रदेश में असद एनकाउंटर के बाद राजनीति गर्मा गई है। एक तरफ बीजेपी योगी आदित्यनाथ सरकार की टीम थपथपा रही है, वहीं विपक्षी दल योगी सरकार की इस एनकाउंटर नीति के खिलाफ हमलावर हो गए हैं। पहले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने असद अहमद के एनकाउंटर पर करारा हमला बोला था। वहीं अब मैनपुरी से सांसद डिम्पल यादव ने भी योगी सरकार पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि रूल्स और रेगुलेशन के तहत ही काम होना चाहिए। लगातार उत्तर प्रदेश में फेक एनकाउंटर्स होते जा रहे हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, एक प्रजातांत्रिक देश है और यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसके तहत देश चलता है और इन सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस की उत्तर प्रदेश में धज्जियां उड़ाई जा रही है। यूपी के गाजीपुर से बसपा सांसद अफजाल अंसारी और उनके भाई माफिया मुख्तार अंसारी की किस्मत का आज फैसला होगा। अफजाल और मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर मामले में आज सजा सुनाई जाएगी। 16 साल पुरानी इस मामले की सुनवाई के बाद आज MP MLA कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। मुख्तार अंसारी पर चंदौली में 1996 में कोयला व्यापारी नंदकिशोर रुंगटा के अपहरण, हत्याकांड और कृष्णानंद राय हत्याकांड को जोड़कर गैंगचार्ट बनाया गया है। जिस वक्त कृष्णानंद राय की हत्या की गई थी, उस वक्त 2005 में वो गाजीपुर के मोहम्मदाबाद से बीजेपी विधायक थे। इस हमले में विधायक कृष्णानंद समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है। सीबीआई ने उन्हें रविवार को सुबह 11 बजे बुलाया है। नई शराब नीति को लेकर सीबीआई उनसे पूछताछ कर सकती है। केजरीवाल को मिले सीबीआई के समन पर आप सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर हमला बोला। संजय सिंह ने कहा कि अत्याचार का अंत जरूर होगा। उन्होंने कहा कि ये नोटिस इसलिए मिला है क्योंकि हमने प्रधानमंत्री से कुछ सवाल पूछे। हमें पता था कि अगला नंबर केजरीवाल का ही है। वहीं आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि सीबीआई का समन बीजेपी का केजरीवाल फोबिया दर्शाता है। केजरीवाल को सीबीआई के नोटिस पर सियासत तेज हो गई है। एक तरफ आम आदमी पार्टी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी केजरीवाल को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा कि आम आदमी पार्टी में पत्ता भी हिलता है तो केजरीवाल की इजाजत से ही हिलता है। प्रवेश वर्मा ने कहा कि सबका पैसा केजरीवाल के कहने से ही ट्रांसफर होता है। कौन से इलेक्शन में कितना पैसा यूज होगा, इसकी जानकारी केजरीवाल ही दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल का भी वही हश्र होगा जो उनके साथियों का हुआ है। आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, ये हम सभी जानते हैं।
और ये बात मुझे पहले से पता थी कि अरविंद केजरीवाल इस पूरी पॉलिसी को बनाने में सारे माफियाओं से मिलने से लेकर कहाँ डील हुई, किस होटल में डील हुई, कैसे कैसे पैसा कहाँ कहाँ पर पहुँचाया गया, इनके चुनाव में यूज़ हुआ, ये सभी बात हमारी जानकारी में थी। हमने सारी बात एजेंसियों को बताई और अभी अरविंद केजरीवाल का नंबर आया है, क्योंकि जिन लोगों को पकड़ा गया है वो सभी लोगों की जो एक ही बात है वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर जाती है कि सबका पैसा अरविंद केजरीवाल के कहने से ही ट्रांसफ़र होता था। अरविंद केजरीवाल ही बताता था कि वो पैसा कहाँ पर जाएगा, किसके पास जाएगा। दिल्ली में फ्री बिजली सब्सिडी से लोगों को राहत मिलती रहेगी। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बिजली सब्सिडी वाली फाइल पर शुक्रवार को साइन कर दिए। दिल्ली की आप सरकार और एलजी के बीच काफी घमासान के बाद आखिरकार एलजी ने फाइल पर साइन किए। बता दें कि दिल्ली सरकार ने 46 लाख परिवारों की फ्री बिजली सब्सिडी रोकने की घोषणा की थी। उन्होंने एलजी पर फ्री बिजली सब्सिडी की फाइल अटकाने का आरोप लगाया था। इसे लेकर आप पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। हालांकि उपराज्यपाल ने आप पार्टी के आरोपों को निराधार बताया। सांसदी रद्द किए जाने के बाद राहुल गांधी ने अपना सरकारी आवास खाली कर दिया है। शुक्रवार को उन्होंने अपना सरकारी बंगला 12 तुगलक लेन आवास को खाली कर दिया। राहुल गांधी दिल्ली के लुटियन जोन स्थित 12 तुगलक रोड पर सरकारी आवास में 2005 से रह रहे थे, लेकिन ये बंगला खाली करने के बाद अब राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के साथ 10 जनपद घर में रहेंगे। बता दें कि सांसदी जाने के बाद उन्हें बंगला खाली करने का नोटिस मिला था, जिसके बाद राहुल ने बंगले से सामान निकाल लिया। शुक्रवार को असम के प्रसिद्ध बिहू फेस्टिवल पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। राज्य के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को सबसे बड़ा बिहू डांस आयोजित करने और इतनी बड़ी संख्या में ढोल ड्रम बजाने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम से प्रमाण पत्र मिले हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। बता दें कि 13 अप्रैल को गुवाहाटी के सुरसजाई स्टेडियम में 11,304 कलाकारों ने डांस किया था। इस दौरान 2,548 कलाकार ढोल बजा रहे थे। साथ ही पीएम मोदी ने गुवाहाटी में एम्स अस्पताल का भी उद्घाटन किया और 3 अलग मेडिकल कॉलेज की भी सौगात दी। बंगाल के बाद अब अमित शाह राजस्थान के दौरे पर हैं। आज बंगाल में उनका दूसरा दिन है और यहाँ संगठन में कुछ बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह दोपहर बाद राजस्थान के भरतपुर पहुंचेंगी। यहाँ वो बूथ विजय संकल्प कार्यक्रम को संबोधित करेंगी। अमित शाह आज दोपहर 1:55 पर भरतपुर पहुंचेंगी और नागौर और सीकर के कार्यकर्ताओं से बैठक लेंगी। ये बैठक 3 बजे तक चलेगी, जिसके बाद 3:20 पर वो कॉलेज ग्राउंड में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अंबेडकर जयंती पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत कैसा है था और कैसा है, उसे हम कैसा बनाएंगे। स्वयं को भारत बनाना है। कोई आपको पूछे आप कौन हो, कैसे हो, तो आप भारत नहीं बताते, अपना प्रांत बताते हैं, अपनी भाषा बताते हैं, अपना गोत्र बताते हैं, अपनी पूजा, अपनी जाति बताते हैं। ये विविधता हमारी एकता में अड़चन बन गई है। बता दें कि मोहन भागवत गुजरात में समाज शक्ति संगम कार्यक्रम में आरएसएस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। टैक्स कलेक्शन के लिहाज से पिछला वित्त वर्ष 2022-23 एक शानदार साल साबित हुआ। बीते साल सरकार ने बजट में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के लिए जो लक्ष्य तय किया था उसे बाद में बढ़ा दिया गया। इस बढ़ाए गए टारगेट को भी पार कर लिया गया है। इसके असर से मोदी सरकार के कार्यकाल में टैक्स कलेक्शन में बम्पर इजाफा हुआ। मोदी सरकार के सत्ता में आने से पहले 2013-14 में सरकार का ग्रॉस टैक्स कलेक्शन 7.21 लाख करोड़ रुपए था, लेकिन 2022-23 में यह आंकड़ा 173% की छलांग लगाकर 19.68 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावड़ी शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेस प्रदेश चीफ डीके शिव कुमार ने उनका पार्टी में स्वागत किया और ये दावा किया कि आने वाले दिनों में बीजेपी के कई नेता पार्टी में शामिल होंगे। लक्ष्मण सावड़ी ने बुधवार को टिकट न मिलने के चलते विधायक पद और बीजेपी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। बता दें कि लक्ष्मण सावड़ी ने 12 अप्रैल को टिकट नहीं मिलने के बाद विधानसभा सदस्य और बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता छोड़ दी थी। गुजरात में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। 6 आप पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा देने के बाद आप पार्षद बीजेपी कार्यालय पहुंचे और गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। बता दें कि 2 साल में अब तक 10 पार्षद पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं और सभी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। 2021 में नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी को सूरत से अच्छी सफलता मिली थी। आम आदमी पार्टी के 27 उम्मीदवार चुनाव जीते थे। इस साल अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होने वाली है। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन 17 अप्रैल से ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड के जरिए शुरू हो जाएंगे। इस बार दोनों मार्गों से हर दिन 500 यात्री अमरनाथ यात्रा के लिए जा सकेंगे। वहीं इस साल कुल 62 दिन तक अमरनाथ यात्रा चलेगी। यात्रा का समापन 31 अगस्त 2023 को होगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि पीएम और गृह मंत्री की प्राथमिकता है कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। इसके लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं।
देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों ने सरकार से लेकर लोगों तक के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 11,109 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके साथ ही देश में सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 50,000 के पार पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे में 1100 नए मामले सामने आए। वहीं बिहार और यूपी में भी कोविड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 1152 नए केस मिले हैं, जबकि 4 मरीजों की मौत हुई है। इलाके में शुक्रवार को बीजेपी नेता सुरेंद्र मटियाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सुरेंद्र मटियाला बीजेपी किसान मोर्चा के नेता थे और निगम का चुनाव भी लड़ चुके थे। मटियाला रोड पर मेट्रो पिलर्स नंबर 722 के पास बने उनके ऑफिस पर उनको गोली मारी गई, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस हत्याकांड के बाद इलाके में दहशत फैल गई। स्थानीय पुलिस के अलावा क्राइम ब्रांच की टीम भी मामले की जांच में जुट गई है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी जयपुर में है। आज वो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें वो राजस्थान के अल्पसंख्यकों में बढ़ती असुरक्षा, गरीबी, शिक्षा और चिकित्सा में पिछड़ेपन को लेकर 350 पन्नों की रिपोर्ट पेश करेंगी। इसे अल्पसंख्यकों को लुभाने की एक बड़ी कोशिश माना जा रहा है। इस बार के विधानसभा चुनाव में राजस्थान में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की एंट्री हो चुकी है और कुल 35 में से 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। यहाँ ओवैसी के आने से समीकरणों में बदलाव की चर्चा जोरों पर है। बिहार के वैशाली में दलित नेता राकेश पासवान की हत्या के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। लालगंज बाजार इलाके में हालात कर्फ्यू जैसे हैं। किसी भी हालात से निपटने के लिए पुलिस की टीम गश्त कर रही है। आपको बता दें कि गुरुवार की शाम दलित नेता राकेश की फिल्मी स्टाइल में हत्या कर दी गई। अपराधियों ने घर में घुसकर उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया था, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ। लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस वैन को भी तोड़ दिया गया। लोगों को काबू करने के लिए पुलिस को फायरिंग तक करनी पड़ी। अभी फिलहाल हालात काबू में हैं। बैसाखी के मौके पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में भव्य सजावट की गई। इस दौरान स्वर्ण मंदिर मिट्टी के दियों से जगमगा उठा। इस त्योहार के मौके पर भव्य आतिशबाजी भी की गई। इस दौरान स्वर्ण मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और अरदास की। साथ ही फसल उत्सव बैसाखी के मौके पर पवित्र सरोवर में डुबकी लगाई गई। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लोगों को बैसाखी की बधाई दी। बैसाखी त्योहार सिख नववर्ष का एक प्रतीक है। पंजाब और उत्तर प्रदेश में फसलों के त्योहार के रूप में भी जाना जाता है। जौनपुर में लाइन बाजार थाना इलाके में दबंगों की गुंडई देखने को मिली है। यहाँ जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में कहासुनी के बाद मारपीट शुरू हो गई, जिसके बाद दबंगों ने एक पक्ष के घर में आग लगा दी, जिससे घर में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आरोपियों ने महिला समेत 4 लोगों को मारपीट कर घायल कर दिया। आगजनी और मारपीट की घटना सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। साथ ही आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यूपी के नोएडा में शुक्रवार शाम को हादसा हो गया। यहाँ के रीजेंटा होटल में लिफ्ट गिर गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि लिफ्ट ओवरलोडिंग के चलते गिरी। हादसे में कुल 9 लोग घायल हुए हैं। 6 लोगों को मामूली चोटें आई हैं, जबकि 3 लोगों को गंभीर चोट आई है। सभी का इलाज जारी है। पुलिस ने बताया कि लिफ्ट 5 लोगों का भार उठाने में सक्षम थी, लेकिन इसमें 9 लोग सवार हो गए और यही कारण था लिफ्ट का तार टूट गया और वो नीचे गिर गई। पुलिस ने बताया कि लिफ्ट तीसरे से चौथे फ्लोर के बीच से ग्राउंड फ्लोर पर गिरी। दिल्ली के सुपर चोर बंटी उर्फ देवेंद्र सिंह को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक उसे ग्रेटर कैलाश में पिछले दिनों हुई चोरी के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने कानपुर तक उसका पीछा करते हुए उसे अरेस्ट किया। ऐसा कहा जाता है कि बंटी चोर का आतंक राजधानी दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब, बेंगलुरु, पटना, गुड़गांव और नोएडा समेत कई बड़े शहरों में फैला है। ये फिल्मी अंदाज में चोरी करके फरार हो जाता है। बता दें कि बंटी ने पहली बार चोरी 1993 में की थी। मुंबई के कांदिवली पश्चिम थाना इलाके में एक दुकान पर मारपीट का सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक ग्राहक ने दुकानदार को ई पेमेंट के दौरान 30 रुपए ज्यादा दे दिए, जिसे ग्राहक ने वापस मांगा तो कहासुनी हो गई। इसके बाद आरोपियों ने दुकानदार को पीटना शुरू कर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पहले एक शख्स दुकानदार को पीटता है, इसके बाद दूसरा शख्स भी दुकान के अंदर घुसकर मारपीट शुरू कर देता है। घटना के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बिहार में अलग अलग तरह की चोरियों की घटनाएं सामने आती रहती हैं। इस बार तो कमाल ही हो गया। मुजफ्फरपुर में चोरों ने पूरा का पूरा मोबाइल टावर ही चुरा लिया। मामला मुजफ्फरपुर के थाना सदर क्षेत्र के श्रमजीवी नगर का है, जहां बंद मोबाइल टावर की चोरी कर ली गई। टावर एक्यूजेशन ऑफिसर मोहम्मद शहनवाज अनवर निरीक्षण करने पहुंचे तो टावर नहीं दिखा। सदर थाने में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई है। बता दें कि इससे पहले पिछले साल नवंबर-दिसंबर में पटना के गर्दनी बाग से मोबाइल टावर चोरी हुआ था।